सो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज के इस हमारे लेटेस्ट क्लास में दोस्तों। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को आज दिख रहा होगा, हमने आपके लिए दोस्तों प्रश्न 70 ऑब्जेक्टिव दोस्तों, क्या दोस्तों 70 MCQs हमने आपके लिए आज कलेक्ट करके लाए हैं दोस्तों। ठीक है ना, एकदम MBBA ऑब्जेक्टिव हमने आपके लिए लाए। ठीक है, तो 70 ऑब्जेक्टिव हम आपके लिए लाए हैं। उसमें से आप लोगों को कितना जवाब देना और होगा 35 का। लेकिन आप लोग कोशिश करिएगा दोस्तों कि आज का जो है मॉडल सेट जो हमने लाया 70 क्वेश्चन का, उसमें से कम तो 45 क्वेश्चन 45 प्लस ऑब्जेक्टिव आप लोग को करेक्ट करना है। क्योंकि आपको इस तरह से हमने पढ़ा दिया है कि आपसे सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाएंगे। ठीक है ना, तो आइए फटाफट से सबसे पहले एक बार जो अपना काम है वो क्या कर दीजिए दोस्तों, वो अपना है शेयर कर देना। ठीक है ना, वीडियो अच्छा लगेगा दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है ना, तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन लाजवाब और शानदार तरीके से हम लोग 70 क्वेश्चन करने वाले। ठीक है ना, अब क्योंकि एग्जाम नज़दीक आ रहा है तो हम डेली हर ऐसे चैप्टर का जो है दोस्तों यानी कि मिक्स क्वेश्चंस हम लाते रहेंगे। ठीक है ना, आप लोग को हिंदी इंग्लिश का भी, आप लोग को डेली केमिस्ट्री का भी ऑब्जेक्टिव मिल रहा होगा। ठीक है ना, आइए खंड अ है, जैसा कि देख सकते हैं प्रश्न 1 से 70 तक, प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प रहेंगे, और हाँ किन्हीं 35 प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, चलिए आप लोग कोशिश करिएगा ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे एक टेस्ट के रूप में हम आपसे आज हम प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, कहता है कि किसी आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है। तो खोखले गोले के अंदर जो होता है विद्युत क्षेत्र दोस्तों, हमने आपको पढ़ाया था क्या होता है, शून्य होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन की 1 वोल्ट से आवेशित 1 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र पर कुल आवेश क्या होगा। अच्छा, 1 वोल्ट से आवेशित 1 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र पर कुल आवेश क्या होगा दोस्तों, आप लोग बताइए। तो 1 माइक्रोकुलम, क्या दोस्तों 1 कुलम होगा, नहीं 1 कुलम होगा। हाँ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी इज द बिल्कुल करेक्ट वन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है ना, आप लोग याद रखिएगा। ठीक, चलिए कहता है कि धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कैसे, तो ड्रिफ्ट होती है। कैसे दोस्तों, ड्रिफ्ट होती है, यानी कि उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपसरित होती है। ठीक है ना, अपसरित होती है। तीसरा का राइट आंसर आप लोग को बी हो जाएगा। लेकिन ऐसा कब होता है, जब एक दोस्तों समानांतर विद्युत क्षेत्र में होता है। लेकिन यहाँ पूछ रहे धारावाही चालक है दोस्तों, तो धारावाही चालक के अंदर जो होता है इलेक्ट्रॉन की गति हमारा एक्सेलरेटेड होता है, यानी कि त्वरित होता है। ऑप्शन नंबर बी याद रखना, ये सारे पॉइंट जो होता है थोड़े थोड़े चलते आप लोग गलती कर दीजिएगा। ठीक है, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। चौथा का राइट आंसर क्या होगा, किलोवाट घंटा जो है दोस्तों हमारा विद्युत ऊर्जा का है। ठीक है ना, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, सारे क्वेश्चंस याद करते चलिएगा। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि लेंज का नियम किस संरक्षण के सिद्धांत का संबंध होता है, यानी किस संरक्षण का पालन करता है। तो दोस्तों ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। ठीक है ना, यह ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर कार्यरत होता है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है ना, चलिए कहता है कि मुक्त आकाश का परावैद्युत का मान क्या होता है। तो 8.85 गुना 10 के पावर -12 फैराडे पर मीटर, या फिर इसी का एक और मात्रक होता है कूलॉम स्क्वायर। कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा ये भी होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि 50 माइक्रोफैराड धारिता वाले एक संधारित्र जिस पर 10 वोल्ट विभव तक आवेशित किया गया है, तो संधारित्र पर ऊर्जा क्या होगी। हमने आपको ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी बार न्यूमेरिकल टाइप में हमने आपको करा रखा है, तो आप लोग को याद होगा कितना आता था आंसर दोस्तों इसका, 2.5 गुना 10 के पावर -3 जूल। अच्छा, इसको बनाने का तरीका आप लोग को पता होगा। अच्छा, सी बराबर क्या दिया हुआ है, 50 माइक्रोफैराड गुना मानिए कि 10 के पावर -6 फैराड। ठीक है, चलिए और कह रहे हैं कि भी बराबर क्या दिया दोस्तों, 10 वोल्ट दिया। तो संधारित्र की ऊर्जा, अच्छा यू बराबर फॉर्मूला क्या होता है, यू बराबर दोस्तों हाफ हाफ सी वी स्क्वायर होता है ना। तो सी का मान कितना है, 50 गुना 10 के पावर -6 भी स्क्वायर, यानी कि 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10 के पावर 2 हो जाएगा। अच्छा, 2 से यहाँ पे कितना मरतबे कट गया, 25 मरतबे। अच्छा, 10 के पावर 2 है और माइनस, यानी कि 10 के पावर क्या हो जाएगा, -4 होगा। तो 25 गुना क्या दोस्तों, 25 गुना 10 के पावर यहाँ पे कितना आ गया, -4। अच्छा, इसी को अगर एक एक और बट्टा में 10 कर देंगे यहाँ पे, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2.5 गुना 10 के पावर -3। 2.5 गुना 10 के पावर -3, जो कि हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, तरीका बता दिए ये। अब बाद में बोलेगा कि नहीं आप बताते नहीं, आप आंसर रट के आते हो और आंसर बता दो, ऐसा कोई बात नहीं है।
थोड़ा सा समय बचे उसके लिए हम लोग कोशिश करते हैं, ठीक है। अच्छा, कि वान डी ग्राफ जनरेटर एक मशीन है जिसके द्वारा उत्पन्न होता है। अच्छा, वान डी ग्राफ जनरेटर जिसके द्वारा क्या उत्पन्न होता है, तो उच्च धारा, उच्च वोल्टेज, उच्च धारा एवं उच्च वोल्टेज दोनों क्या होता है, आप लोग बताइए। 8वां का राइट आंसर क्या होगा, तो हमने आपको बताया तो दोस्तों उच्च वोल्टेज इसमें उत्पन्न होता है, ठीक है ना। उच्च वोल्टेज उत्पन्न होगा तो उच्च धारा भी उत्पन्न होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, एक क्वेश्चन कहता है क्या कि एक तार में क्या बच्चा, देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, वेट वेट वेट, हाँ, एक तार में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना है तो तार के किसी काट से प्रति सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, क्या होगी दोस्तों, आप लोग बताइए। तो 9 का क्या होगा बताइए। इसका सिंपली याद रखना है दोस्तों, यानी कि एक क्या हमारा पूछ रहा है सिंपली क्वेश्चंस में इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो 1 कूलम आवेश पर कितना इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, तो 6.25 गुना 10 के पावर 18, ये याद रख लेना है सीधा। अभी उतना निकालने जाओगे उतना टाइम तो होगा नहीं। कहेगा कि डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है, तो किस पर डायनेमो का है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चा हमारा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन। अच्छा, कि 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक, यहाँ पे 64 दिया हुआ है, यानी कि 64 दिया हुआ है। अच्छा, इसका ठीक है ना, जिनमें प्रत्येक की धारिता सी बराबर हमारा 5 माइक्रोफैराड और मिलकर एक बड़ी बूंद बनाते, तो बड़े बूंद की धारिता, एक सिंपल ट्रिक बताए थे। अच्छा, ट्रिक क्या था हमारा कि 64 का क्यूब कर दोगे तो यानी कि इसका वर्ग, यानी कि इसका रूट निकालोगे, क्यूब निकालोगे 64 का, तो हमारा क्या होता है 4 आता है। और 4 में जितना दिया हुआ था दोस्तों धारिता उससे गुना करते हैं, तो 4 × 5 क्या हो जाएगा 20, और माइक्रोफैराड है तो माइक्रोफैराड। चलिए, थोड़ा सा फास्ट करते हैं कि जब प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर अचर रहता है, तो उसका जो है दोस्तों आवृत्ति जो होता है अचर रहता है, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी ऑलवेज कांस्टेंट रहता है, ठीक है। 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर इतना वोल्ट 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होते, तो उत्पन्न ऊष्मा 2800 कैलोरी होता है, ठीक है ना। याद रखेगा ऑप्शन नंबर डी। ये सब सारे पॉइंट याद रखना, ठीक है ना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है बच्चा। चलो, अरे ये क्या हो गया, हाँ। प्रतिघात का मात्रक हमारा ओम होता है। यौगिक सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बढ़ाने पर इसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है, क्या होती है दोस्तों। अच्छा, लंबाई बढ़ाएंगे, अगर नली की लंबाई बढ़ेगी तो हमारा आवर्धन क्षमता, मैग्नीफाइंग पावर ऑलवेज बढ़ता है, ठीक है ना। चलिए, एक प्रिज्म से गुजरती प्रकाश की किरण के लिए आपतन कोण I1 है तथा निर्गत कोण I2 है, तो किरण में न्यूनतम विचलन की स्थिति में होगा। बताइए 16 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। तो दोस्तों हमारा जो होगा I1 का मान होगा I2 से ज़्यादा होगा। कमेंट आप लोग को बताते रहना है। 25 का द्विधारी निकालिएगा तो 1100 ए आएगा ना, हाँ 1101 आता है और उसका 2, ठीक है। एक, अच्छा एक क्वेश्चन को कहिएगा क्या सॉल्व करा। अच्छा, ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत है। 18 का देखिए, तो सिंपली याद रखना है दोस्तों, 36 पाई × 10 के पावर 6 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। अगर आप लोग पूछेगा कैसे होता है, तो विद्युतीय फ्लक्स का निकाल लो ना। क्यू बराबर दिया हुआ है 10 माइक्रो कूलम, और उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स फाइव बराबर क्या होता है, क्यू इंटू, नहीं फाइव बराबर क्या होता है, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। अरे यार, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू का मान दिया हुआ है 10 माइक्रो कूलम और एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुना, ये सब सारे पता होगा। अच्छा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है, 19 का क्या होगा दोस्तों, कौन सा भाग पड़ता है, तो हमारे दोस्तों बामर श्रेणी जो होता है दृश्य भाग में। अच्छा, पूछेगा अवरक्त किरणें जो पराबैंगनी किरणें होते हैं उसमें उसमें लाइमन श्रेणी होता है। 90 के बाद 20 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से बच्चों ध्यान से देखना है। कहता है प्रकाश की किरण एक तीखे कोण पर मुड़ने की घटना का प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए। इसको थोड़ा सा आप लोग बना लीजिएगा, यहाँ हालांकि इसका 20/9 आता है, बहुत बार पढ़ा दिए ना इसलिए। चुंबक की ज्यामितीय लंबाई एल जी एवं चुंबकीय लंबाई एल एम में संबंध होता है, तो एल एम बराबर हमने पढ़वाया था दोस्तों। क्या हमने आपको एक बात बताया होगा कि एल एम बराबर याद रखना 5/6 LG होता है, ठीक है ना। 5/6 LG। अच्छा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए,
कांच तथा पानी तथा कांच का अपवर्तनांक क्रमशः इतना और इतना है, तो कांच से पानी में जाते हुए प्रकाश की किरण के लिए क्रांतिक कोण साइन इनवर्स 9/8 8/9 क्या आता था दोस्तों, आप लोग बताइए। तो 20 का राइट आंसर है, 21 का क्या हो जाएगा, 20 नहीं 23 राइट नंबर है ना, हाँ 23। तो साइन इनवर्स क्या हो जाए, अच्छा सिंपली बताए थे। अच्छा सबसे पहले ऊपर क्या है, कांच है, तो यानी कि म्यू जी डब्लू बराबर फार्मूला आ जाएगा। कांच का कितना दिया हो दोस्तों, तो हमारा कांच का 3/2 दिया हुआ है, और गुना में भागा में अगर आता है तो ऊपर चला जाएगा दुगुना में, तो यहाँ पे 3/4 होगा, यानी कि 9/8 आएगा, 9/8। तो साइन इनवर्स 9/8, साइन के स्नेल के नियम से साइन इनवर्स 9/8, ऑप्शन नंबर ए इज द 100% करेक्ट वन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है ना, एकदम देखो एकदम क्वेश्चंस इजी जी हैं, आप लोग को बनाना है, ठीक है ना। हाँ, कहता है कि अंक के द्विक छिद्र रेखा में यदि प्रकाश का तरंगदैर्ध्य दुगना कर दिया जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई का हो जाएगा, क्या हो जाएगा 24, बताइए। तो अगर दोस्तों कहता है कि द्विक छिद्र प्रयोग में यदि प्रकाश का तरंगदैर्ध्य दुगना कर देते हैं तो फ्रिंज का चौड़ाई भी आल्सो क्या होता है, सेम ही होता है, यानी कि वो भी दुगना हो जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अच्छा, एक उत्तल लेंस से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे एक वस्तु का 3 गुना आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, आप लोग बताइए। बताइए आप लोग क्या होगा दोस्तों, तो 36 सेंटीमीटर याद रखिएगा, क्या होगा दोस्तों, आप लोग बना लीजिएगा, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। श्रेणीबद्ध है और एलसीआर परिपथ में अनुनाद के लिए आवश्यक है, तो एक्सेल बराबर ओमेगा इंटू एल होता है ना, एक्सेल बराबर ओमेगा इंटू एल क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्सेल बराबर ओमेगा इंटू एल होगा, तो एक्सेल बराबर हो जाता है एक्सी ना, हाँ एक्सेल बराबर हमारा क्या हो जाता है, एक्सी होता है। तो एक्सेल का फॉर्मूला होता है हमारा ओमेगा इंटू एल, और यहाँ पे हो जाता है 1/ओमेगा ऑफ सी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है ना, हाँ ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए, अच्छा ए वाला अगला क्वेश्चन देखें, ये कितने बार पढ़ाया गया है कि धारा के व्यंजक कितना दिया हुआ है, तो प्रत्यावर्ती धारा क्या की आवृत्ति एफ बराबर निकालना है दोस्तों, 100πt है ना, यहाँ पे 100πt बटा हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि बटा 2π हो जाएगा। तो पाई यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं, टी नहीं होगा यहाँ पे, एक काय को आ रहे अरे बच्चा, हाँ अब देखो अब करो तो 2 पाई से पाई कैंसिल है, 2 से 50 मरते यानी कि 50 हर्ट्ज, अच्छा 50 होगा, और आवृत्ति की मात्रक हर्ट्ज होती है, ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। चलिए भाई मेरे, अच्छा बूस्टर का नियम क्या होता है, तो म्यू बराबर क्या होता है दोस्तों, म्यू बराबर tan IP। अगर इसका परिभाषा पूछेगा तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक उसके ध्रुवन कोण के स्पर्श ज्या के बराबर होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्रूस्टर का नियम कहते हैं, म्यू बराबर tan IP। चलिए म्यू बराबर tan IP, ऑप्शन नंबर सी में। चलिए मेरे पास कि बीटा 6 उत्पन्न करता है 29, कि बीटा 6 उत्पन्न करता है तो संभारिक उत्पन्न करता है, संभारिक में, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित विद्युत चुम्बकीय तरंगों में किसका तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है, थोड़ा सा सॉरी सॉरी, क्या होगा दोस्तों, बताते नहीं हो यार, गामा किरण होता है ना, कितनी बार बताया, गामा रे, सबसे वेधन क्षमता अगर सबसे अधिक पूछेगा तो गामा रे का, और पूछेगा कि तरंगदैर्ध्य सबसे कम किसका होता है, वो भी गामा रे का होता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, कि डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य लेमडा एवं संवेग के बीच क्या होता है, लेमडा बराबर h/p होता है, h/p होता है ना, 31 का, लेमडा बराबर h/p होता है। अच्छा, ट्रांसफार्मर में क्रोड बना होता है तो नरम लोहे का बना होता है, सॉफ्ट आयरन का बना होता है, याद रखिएगा सॉफ्ट आयरन का, ठीक है ना भाई मेरे। चलिए थोड़ा सा फास्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन विद्युतीय क्षेत्र से त्वरित नहीं होता है, तो हमारा क्या दोस्तों 33 का राइट आंसर, आप लोग बताने का पूरा प्रयास करिएगा दोस्तों, ठीक है ना। क्या होगा, तो हमारा न्यूट्रॉन जो है दोस्तों क्या होता है, हमारा त्वरित नहीं होता है विद्युतीय क्षेत्र में, अरे यार छोड़ो इसको, यहाँ से आते हैं हम लोग, अच्छा लो करवा दे रहे, फिर नहीं बोलेगा भाई छोड़ रहे हो तुम क्यों,
क्योंकि क्वेश्चंस नहीं दिख रहे हैं इसलिए हम थोड़ा सा बोल रहे हैं। अच्छा, दो परमाणुओं की परमाणु संख्या का अनुपात 1:27 है, तो उनकी नाभिकीय त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। 34 का राइट आंसर आपके लिए क्या हो सकता है दोस्तों, तो 1:3 होता है। आप लोग को बनाने का पूरा प्रक्रिया आप लोग को पता है, ठीक है ना। भूतरंगों के लिए आवृत्ति होनी चाहिए, तो हमारा कितना होना चाहिए दोस्तों, आवृत्ति कितना हो जाए भूतरंगों के लिए, तो हमारा 1500 किलो हर्ट्ज से कम होना चाहिए, या ना ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों आप लोग शेयर नहीं करते हो भाई, एक बार दबा के दबोच कर शेयर कर दो, ठीक है ना, फिर उसके बाद पढ़ने के लिए बैठो। एक समान विद्युतीय क्षेत्र ई वेक्टर में एक द्विध्रुव ई वेक्टर की दिशा से थीटा विक्षेपण में किया गया कार्य होता है, तो डब्ल्यू बार पी इंटू 1 - cos थीटा। कितनी बार फॉर्मूला आ चुका है ना, आप लोग को तो रट लेना चाहिए था ये सब ऐसे भी रटने की क्या जरूरत है, पूरा कंसेप्चुअली हमने आपको बताया था। अच्छा, एन टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक के रूप में क्या होता है, तो हमारा पी टाइप में, अच्छा पी टाइप में होता है पी से पोल, अब पोल मतलब होल, यानी कि वहाँ पे छिद्र होता था। लेकिन एन टाइप में अर्धचालक में और दोस्तों इलेक्ट्रॉन होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक बा ना। देखो एक क्वेश्चन आ गया ना, बोले तो ना किसकी वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, तो गामा किरणें की। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कोई भी अगर कोई बता रहे हैं भाई, उसको हल्के में मत लो। 39 का आप लोग अब राइट आंसर बताने का पूरा प्रयास करिएगा। बताइए क्या होगा 39 का। कि कहता है कि तत्व इतना का एक नाभिक पहले अल्फा कण और बीटा कण उत्सर्जित करता है, तो परिणामी नाभिक की परमाणु संख्या क्या होगी, 83 होगी। आप लोग को यहाँ से ऐसे ऐसे करके निकाल लेना है, ठीक है। समझ में आ रहा ना भाई, मैं बोल रहा से आपको समझ में आ रहा ना, ठीक है। हाँ, पूर्ण तरंग दृष्टिकार में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, तो निर्गम आवृत्ति भी 85 हर्ट्ज होगी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। थोड़ा सा फास्ट और करते हैं भाई, हालांकि हम लोग का स्पीड थोड़ा सा ठीक रहता है, हालांकि ऑल सब्जेक्ट के मुताबिक हमारा फिजिक्स में थोड़ा स्पीड ठीक रहता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताने का प्रयास करिएगा कि किसी परिपथ का प्रतिरोध 12 ओम है तथा प्रतिबाधा 15 ओम है, तो परिपथ का शक्ति गुणांक, अच्छा शक्ति गुणांक cos फाई होता है, तो 41 का आप लोग cos फाई से कैसे निकालोगे, तो 0.8 होगा। 15/12 कर दो ना मेरे भाई, 3×4 = 12, 3×5 = 15, और ऐसे करके cos फाई होता है, और थीटा का मान 90 डिग्री रखकर निकाल लेना, ठीक है। प्रकाश तरंग के संचरण में दोलन तल की दिशा तथा ध्रुवन तल की दिशा के बीच क्यों, अरे यार क्वेश्चन तो काफ़ी वायरल हो गया। अरे बार बार बताते थे क्लास में भाई, 90 डिग्री होता है दोलन तल के बीच, ऐसे यहाँ पे बनता है ना, यहाँ पे अगर लटका हुआ रहता है तो यहाँ से ऐसे जाता है और ऐसे, और इसी के बीच जो है हमारा यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, धातुओं का परावैद्युतांक तो हमने आपको पढ़ाया था, अनंत होता है, इन्फानाइट होता है, यह है ना। अच्छा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा मात्रा कि एफ बराबर होता है न्यूटन पर कूलॉम होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए, थीटा का मान 180 डिग्री दिया हुआ है, तो डब्ल्यू बराबर पी इंटू 1 - cos थीटा पर निकालिएगा, तो cos 180 डिग्री का मान कितना होता है, 45 का राइट आंसर बताइए। तो 45 का राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई, शून्य हो जाएगा। 180 डिग्री का मान 1 होता है, और 1 - 1 0 हो जाएगा। थोड़ा सा समझ लो मेरे यारों। आर त्रिज्या के गोलाकार चालक को क्यू आवेश दिया गया है, और क्यू आवेश वाले कण को इसके केंद्र से पृष्ठ तक ले जाने में किया गया कार्य 0 होगा। चालकों के जाल से धारा प्रवाह को समझने के लिए उपयोग करते हैं। चालकों के जाल से धारा प्रवाह करने के लिए किसके नियम को समझते हैं, तो किरचॉफ का बिंदु नियम। किरचॉफ के दो नियम है, याद रखिएगा। विद्युत परिपथ में किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है, यह किरचॉफ का पहला नियम है। जी ओम प्रतिरोध वाले एक वोल्ट मापी का परास वी वोल्ट है, तथा इसे जो है एनवी वोल्ट परास वोल्ट मापी में बदलने के लिए श्रेणी क्रम में प्रतिरोध क्या होता है, तो n-1 × G होता है ना। क्या होता है दोस्तों, 49 का राइट आंसर n-1 × G होता है। देख रहा हूँ क्वेश्चंस कितना इजी है ना, और उम्मीद करूंगा दोस्तों कि सारे क्वेश्चंस आपसे बन रहे होंगे, ठीक है ना, क्योंकि उतना भी हार्ड क्वेश्चन हमने आपके लिए आज कलेक्ट नहीं किया, ठीक है ना। सिंपल क्वेश्चन से आप लोग बनाइए। यदि धारा मापी गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध आर जी, एमीटर का प्रतिरोध आर ए तथा वोल्टमीटर का प्रतिरोध आर बी हो, तो उसका क्रम बताइए दोस्तों। क्रम क्या होगा, इसका सही क्रम जो है आप लोग को बताना है।
क्या हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, RA सबसे ज़्यादा किसका होगा, तो हमारा RB यानी कि प्रतिरोध का, उसके बाद गैल्वेनोमीटर, उसके बाद हमारा एमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, थोड़ा सा कलर बदल लेते हैं भाई। चलिए, विद्युत चुंबक नर्म लोहे के बनाए जाते हैं, क्योंकि नर्म लोहा क्या होता है दोस्तों, आप लोग बताइए क्या होता है दोस्तों हमारा। 51 का राइट आंसर। आप लोग बताने का कष्ट करिएगा, कष्ट नहीं प्रयास करना, और प्रयास सफल होना चाहिए। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा अधिक धारणशीलता। कमेंट में आप लोग दोस्तों बताते नहीं हो कि कितना सही होता है। ठीक है ना, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नति कोण का मान, 52 का राइट आंसर। आप लोग बताए नति कोण का मान क्या होता है दोस्तों, तो हमारा 90 डिग्री होता है ना नति कोण का। अच्छा, ये सब आपको याद रखना है, फेरो वाला ये निकाल लेना है। अच्छा, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है कि परिनालिका की लंबाई एल और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये है, तो इन फरो की से स्वप्रेरकत्व क्या होगा। हाँ, बताइए तो दोस्तों, स्वप्रेरकत्व का फॉर्मूला नहीं याद है, म्यू नॉट इंटू एन स्क्वायर ए इंटू बट्टा में एल होता है। अच्छा, एल आर परिपथ की प्रतिबाधा होती है, एल आर परिपथ की प्रतिबाधा क्या होते हैं, 55 का राइट आंसर बताइए। तो आर स्क्वायर अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। 56 का राइट आंसर क्या होगा। एक प्रत्यावर्ती परिपथ में यदि प्रतिरोध R तथा स्वप्रेरकत्व L हो तो धारा एवं वोल्टेज के बीच कालांतर फाई के लिए संबंध क्या होगा। 56 का राइट आंसर आप लोग बताने का पूरा प्रयास करेगा। तो 56 का राइट आंसर tan फाई बराबर ओमेगा R बट्टा R होता है। एक केमा नंबर क्वेश्चन से 67 है ना, कितना है 57, 57 का। अच्छा ठीक है, एलसी परिपथ की आवृत्ति होती है तो ए बराबर अंडर रूट 2 पाई एलसी होता है। अनुनाद आवृत्ति के लिए भी यही फॉर्मूला होता है, ऑप्शन नंबर बी 1/2 पाई अंडर रूट एलसी। अच्छा, दूर संचार के लिए उपयुक्त विकिरण होते हैं। अच्छा, कौन सा विकिरण जो होता है दूर संचार के लिए उत्पन्न किया प्रयोग किया जाता है, तो हमारा दोस्तों हमारा माइक्रो तरंग है ना, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है, तो हमारा याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए एन जी बराबर NaW गुना WNG होता है। ठीक है ना, किसी कारण से वायु का बुलबुला पानी के अंदर क्या हुआ, चमकता हुआ दिखाई देता है। कहाँ पे चले आए रे मेरे भाई, कहाँ गए, हाँ यहाँ पे थे ना। बुलबुला पानी के अंदर चमकता दिखाई देता है, इसका कारण क्या है दोस्तों, तो उसका कारण है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा होती है, मॉडर्न से आ गया, एच न्यू होता है ना, एच इंटू न्यू होता है। ठीक है, 61 का क्या होता है, एच इंटू न्यू होता है। द्वितीय तरंगाओं की अवधारणा किसने दी थी, तो हाइगेंस ने दिया था। इलेक्ट्रॉन का आवेश का मापन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है, तो RA मिल्टन ने किया था। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, अच्छा, ये आपतित फोटोन की ऊर्जा आप लोग निकाल लीजिएगा ना, यहाँ ये सब सारे क्वेश्चंस में निकल जाएगा, ये सब निकाल लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से आपका क्या हुआ दोस्तों 70। इस प्रकार से आपका क्या, हमने आपको आज के इस क्लास में हालांकि 70 नहीं करवाए, एक दो क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन हमने आपको HW के फॉर्म में दे, इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। यानी कि आप लोग कमेंट में बताना लास्ट में भाई सारे क्वेश्चंस को बनाकर कि आपका 70 में कितना ऑब्जेक्टिव जो है कलेक्ट कर पाए हो, सही कर पाए हो। ठीक है ना, क्योंकि आज का क्वेश्चन जो था दोस्तों हमने आपको एकदम 20 मॉडल सेट का तैयार किया था, मॉडल पेपर से ही दम था। ठीक है ना, तो उम्मीद करूंगा कि आपसे सही ही होगा, और आपसे उम्मीद करूंगा सारे क्वेश्चंस बन गए होंगे। ठीक है ना, तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों, लव यू टू ऑल। और अपना पढ़ाई इसी तरह चालू रखेगा, क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ चुका है।